नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने कक्षा 12 के राजनीति शास्त्र के विषय में बातचीत नहीं की थी। 11वीं कक्षा के कुछ अध्यायों पर चर्चा की थी और आज हम कक्षा 12 के जो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है उसके पहले अध्याय पर अपनी बातचीत शुरू करेंगे। कुछ जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे। यह है दो ध्रुवीयता का अंत। तो बच्चों, इसमें जो सबसे पहले बात आती है कि दो ध्रुवीयता से हम क्या समझते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि दो ध्रुव जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत स्वरूप में होते हैं। इसी तरह विश्व की राजनीति भी दो विपरीत ध्रुवों पर केंद्रित हुआ करती थी। ये शक्ति की राजनीति थी जिसका एक ध्रुव पूंजीवाद का समर्थन करता था और दूसरा समाजवाद और उसके और ज़्यादा उदार रूप साम्यवाद का समर्थन करता था। एक का अगुआ संयुक्त राज्य अमेरिका था तो दूसरे का सोवियत रूस था। और इन दोनों देशों के बीच विचारधाराओं को लेकर, अपनी शासन व्यवस्था को लेकर और अपनी प्रणाली को लेकर बहुत दिनों तक शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। यानी कि कितनी भी बातचीत हो, तनाव दोनों देशों के बीच बना रहा और दोनों देशों के समर्थकों के बीच भी तनाव बना रहा। और यह स्थिति सोवियत रूस के विघटन के बाद, जो कि 1991 में हुआ था, इस विघटन के बाद इसकी समाप्ति हो गई। इस तरह दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। यह कैसे, किन किन चरणों से हुआ, इस अध्याय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। शीत युद्ध का प्रतीक जो था वह 1961 में बनी बर्लिन की दीवार थी, जिसको 9 नवंबर 1989 को जनता के द्वारा तोड़ दिया गया और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो बच्चों, जो जर्मनी की दीवार टूटी थी तो जर्मनी देश के दो भाग हो गए थे। एक था पश्चिमी जर्मनी और दूसरा था पूर्वी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी जो था वो पूंजीवादी प्रभाव में था और जो पूर्वी जर्मनी थी वह साम्यवादी प्रभाव में थी। और उन दोनों देशों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई थी कि इधर के लोग उस सीमा को पार कर ना जा सकें और उधर के लोग भी ना आ सकें। लेकिन एक ही देश में साझा संस्कृति होने की वजह से और कुछ साम्यवादी व्यवस्था से मोहभंग होने की वजह से बर्लिन की, जर्मनी की जो दीवार थी वो तोड़ दी गई और यहीं से धीरे धीरे साम्यवादी व्यवस्था चरमरानी शुरू हो गई। आगे सोवियत रूस का पतन कैसे हुआ और कैसे उसके गणराज्य स्वतंत्र होते गए, हम देखते हैं। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य अस्तित्व में आया था। सोवियत का अर्थ होता है बच्चों कि पंचायत। तो सोवियत रूस जो बना था ये वह उसमें 15 गणराज्यों ने रूस जो गणराज्य था उसे अपना नेता चुना था, उस देश को अपना नेता चुना था। और ये 15 गणराज्यों ने मिलकर USSR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस की स्थापना की थी। और यह व्यवस्था 1991 तक बनी रही। जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी उससे पहले वहाँ राजशाही थी जहाँ जार का शासन हुआ करता था। और इस राजशाही से उबकर जनता ने लेनिन, जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति भी हुए, उनके नेतृत्व में दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा दिया और क्रांति हुई। लेनिनवाद भी कहा गया साम्यवाद के इस भाग को। तो इस तरह से वहाँ बोल्शेविक क्रांति के बाद जारशाही का पतन हुआ और साम्यवादी सरकार की व्यवस्था की गई। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना है। राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। तो बच्चों, साम्यवादी व्यवस्था
की जो मूल धारणा है वह यह है कि उत्पादन के साधनों पर और जो वहाँ की शासन व्यवस्था होगी वह साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत होगी, यानी कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होगा और नियंत्रण होगा। वहाँ व्यक्तिगत संपत्ति के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था कहलाई और राज्य का नियंत्रण चूँकि उत्पादन के साधनों पे होगा, स्वामित्व होगा, तो जो भी आय होगा वह राज्य के हिस्से जाएगा और राज्य सुविधानुसार देश के सभी नागरिकों को एक समान मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। कोई धनी नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई मध्य वर्ग नहीं होगा। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण थे नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। बच्चों, साम्यवादी व्यवस्था जब हुई तो वहाँ व्यक्तिगत संपत्ति और स्वामित्व का नामो निशान मिट गया और एक ही दल का शासन था, यानी कि कई उम्मीदवार भी खड़े हैं। एक दलीय व्यवस्था थी, वह व्यवस्था साम्यवादी शासन की व्यवस्था थी। तो धीरे धीरे एक बंद कमरे सा, एक बंद दरवाजे के भीतर जिस तरह से अंदर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल पाता, एक पिंजड़े जैसा देश वो होता चला गया। और अंदरूनी स्थिति चूँकि उन्हें किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ती थी और उद्योग धंधों का जो उत्पादन था, कारखानों का जो उत्पादन था या कृषि थी, इन सबों में पिछड़ापन आता चला गया समय के साथ। और राजनीतिक व्यवस्था चूँकि एक दलीय थी तो यह धीरे धीरे तानाशाही के रूप में भी बदलती चली गई और साथ ही इससे जनता में धीरे धीरे उब पैदा होने लगी, विद्रोह की बात होने लगी। सोवियत प्रणाली पर इस व्यवस्था में धीरे धीरे नौकरशाही का कब्जा होता चला गया, क्योंकि सारे कार्यकलापों के लिए नौकरशाह जिम्मेवार हुआ करते थे और उन्होंने छुपे रूप में संपत्ति बनाना भी शुरू कर दिया था। इस वजह से भी आम जनता को लगा कि उनके हिस्से धन या आय का एक बड़ा हिस्सा नहीं आ पाता है और नौकरशाह और राजनीतिज्ञ अपनी झोलियां भरते चले जाते हैं। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर किया गया और बच्चों जो वहाँ के संसाधन थे, तो चूँकि शीत युद्ध का समय था, ऐसे में अपने आप को सोवियत रूस ने मजबूत बनाने के लिए और साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों के मुखिया के रूप में, अगुआ के रूप में उनकी सहायता करने के लिए सैन्य साजो सामान के निर्माण पे काफ़ी खर्च किया, यहाँ तक कि वह परमाणु शक्ति भी बना। और इन पर अत्यधिक खर्च की वजह से देश की जनता के हितों का कार्य थोड़ा धीमा हो गया और उन पर ध्यान कम दिया गया। इसके साथ पश्चिमी देश जो खुले रूप में थे, जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी थी, जिनमें सरकारी नियंत्रण के साथ साथ निजी क्षेत्रों की भी भागीदारी थी, तो प्रतियोगिता की वजह से और खुले बाजार की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था ने तेज़ी से तरक्की की और यह सोवियत रूस में यह पिछड़ता चला गया। और इसका जो बुनियादी ढांचा था पश्चिम के देशों के मुकाबले, यानी कि पूंजीवादी देशों के मुकाबले कम हो गया। आगे का बिंदु है रूस की प्रमुखता। 15 गणराज्यों के साथ के समझौते के साथ सोवियत रूस का निर्माण हुआ था, लेकिन रूस क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही बहुत बड़ा था, तो अतः जो छोटे छोटे गणराज्य थे उन पर रूसी प्रभुत्व कहीं न कहीं दिखता था और वो छोटे गणराज्य अपने आप को घुटा हुआ महसूस करते थे रूसी दबदबे के विरोध में। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना 1885 में जब गोर्बाचेव ने सुधारों की शुरुआत की, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नाम दिया था। इस सुधार में 2 शब्द बेहद प्रचलित रहे, तो उन सुधारों की वजह से इतनी तेज़ी से बदलाव होने शुरू हो गए कि
वहाँ की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों ही संभल नहीं सकी। ग्लासनोस्ट का अर्थ है बच्चों, पहले के अध्याय में भी बताया हमने कि खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्निर्माण, यानी कि बाजार का खुलापन और जो पुनर्निर्माण का कार्य होगा, हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से पुनर्निर्मित करेंगे, इन दोनों शब्दों से इनका भान होता है, इनकी जानकारी मिलती है। तो जो सुधार की तेज़ी की वजह से जो उथल पुथल सोवियत रूस में होने लगी, उसका धीरे धीरे विरोध होने लगा, क्योंकि जनता को इन उथल पुथल की आदत नहीं थी। उन्हें एक कठोर सरकारी शिकंजे में रहने की आदत थी, और धीरे धीरे जब पूंजीवादी व्यवस्था की हवा वहाँ प्रवेश करने लगी, ऐसे में उन्हें बिल्कुल ही बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया। वहाँ की जनता को, वहाँ के उद्योग धंधों को, वहाँ के कृषि को, उत्पादन को तो एक झटके जैसा महसूस हुआ, और जनता ने अपने आप को संभाल नहीं पाई, उसकी अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध भी हुई, और जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं जिनका रोज़ के दैनिक कार्यक्रमों में ज़रूरत होता है, खाने पीने की चीज़ें, स्वास्थ्य सेवा, पहनने की चीज़ें, आवास, ये सब चीज़ों में काफ़ी बढ़ोतरी होती चली गई, महंगाई में बढ़ोतरी होती चली गई, क्योंकि इनमें कमी आती गई, इनका उत्पादन प्रभावित होने लगा। इस वजह से, उत्पादन में कमी आने की वजह से महंगाई बढ़ती चली गई, और लोगों के पास सीमित आमदनी थी, पैसा सीमित था, सबको एक जैसा बना के रखना था साम्यवादी व्यवस्था में। तो इस वजह से भी विद्रोह की जो भूमिका थी वो बननी शुरू हो गई, और राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, जो छोटे छोटे गणराज्य थे उनमें अपने देश का शासन अपने हाथों में लेने की भावना उभरने लगी, क्योंकि मुख्य रूप से रूस सबसे बड़ा राज्य था, और उसके दबाव में ये देश एकजुट हुए थे। ऐसे में उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की भावना ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। वो सोचने लगे कि हम अपने देश के शासक खुद बने, और सर्वोच्च निर्णय लेने की जो नीति है उस पर हम खुद अमल करें। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, सोवियत जो प्रणाली थी, हम आगे बातचीत करेंगे, वो सत्ता केंद्रित थी, सत्ता के प्रति बेहद कठोर भूमिका थी सत्ता की, जनता के प्रति, और जो सोवियत रूस में जो शामिल गणराज्य थे उनके प्रति भी। और जो सोवियत रूस में जो पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी, वो जनता के प्रति उसकी जिम्मेवारी न के बराबर थी, क्योंकि एक दलीय शासन व्यवस्था थी। तो कोई भी चुनकर अगर आते हैं तो वह साम्यवादी दल के ही सदस्य होंगे। अब हम आगे देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद इसके क्या परिणाम विश्व की राजनीति पे हुए, यानी कि विश्व के अन्य देशों की शासन व्यवस्था पर इसके क्या परिणाम हुए। जो शीत युद्ध का संघर्ष था बच्चों, वो समाप्त हो गया, क्योंकि शीत युद्ध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, ये दोनों ही दो ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करते थे। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी साम्राज्य या शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता था, वहीं सोवियत रूस साम्यवादी प्रणाली का, शासन व्यवस्था का और आर्थिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व के देशों के लिए करता था। और अगला जो बिंदु है वह है एक ध्रुवीय विश्व, अर्थात अमेरिका के वर्चस्व का उदय हुआ। तो इस तरह सोवियत रूस विघटन के शिकार होने के बाद बेहद कमज़ोर हो गया, और पूंजीवादी साम्राज्य यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरे विश्व पर वर्चस्व दिखने लगा। सोवियत खेमे के अंत के बाद जो इसके 15 गणराज्य थे, वो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और इस गणराज्य से जो सोवियत रूस बना था 15 गणराज्यों से मिलकर, ये सभी
अलग अलग देशों में बदल गए। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया, यानी कि जितनी भी संधियां थी, सैन्य संधियां थी या फिर कर्जे थे या जो व्यापार संधियां थी, इन सबों की जिम्मेदारी सोवियत संघ के बजाय रूस को सौंपी गई और वह सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध में परिवर्तन हो गया, क्योंकि पहले वार्सा पैक्ट, नाटो जैसे जो भी सैनिक संगठन थे, तो इस साम्यवादी प्रणाली के विघटन के बाद उनका भी अंत हो गया और विश्व राजनीति में शक्ति का एकमात्र केंद्र पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका ही रह गया। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का उदय, ऐसी बात भी उठने लगी कि क्या इस विघटन के बाद अब विश्व में कहीं भी समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो पाएगी और पूरा विश्व पूंजीवादी व्यवस्था को ही अपना आदर्श मानने लगेगा। बच्चों, चूंकि हम सोवियत रूस के संबंध में बात कर रहे हैं, तो सोवियत रूस में आज भी साम्यवादी दल का ही प्रतिनिधित्व है और वहाँ के जो मुख्य रूप से नेता हुए, अभी तक 6, 7, 8 नेताओं का वहाँ 8 नेताओं को वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। हम क्रमिक रूप में इसे देखते हैं कि जो पहले हमने बात की थी, लेनिन जो बोल्शेविक क्रांति के जनक थे, यानी कि व्लादिमीर लेनिन, 1870 में उनका जन्म हुआ था और 1924 में उनकी मृत्यु हुई थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के ये संस्थापक थे। 1917 में जो जारशाही के खिलाफ बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उनके ये नायक भी थे और रूस के निर्माण में, सोवियत समाजवादी गणराज्य के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जो साम्यवाद कहते हैं, तो साम्यवाद कई जानकार लोगों द्वारा प्रस्तुत किया था। हीगल ने किया, मार्क्स ने किया, लेनिन का समाजवाद, माओ का साम्यवाद भी कहा जाता है। तो जो लेनिन थे वह मार्क्सवाद के बेहतरीन जानकार हुआ करते थे, सिद्धांतकार भी थे और इन्होंने सोवियत समाजवादी गणराज्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साम्यवाद की धारणा को फैलाने में बेहद सहायता की, जिसे कि कई अन्य देशों ने भी अपनाया। इसके बाद लेनिन के बाद आते हैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में जोसेफ स्टालिन। इनका जन्म 1889 को हुआ था और मृत्यु 1953 में हुई थी। इन्होंने सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व बहुत ही लंबे समय तक किया। इनके नेतृत्व में वहाँ औद्योगिकीकरण को तेजी से बढ़ावा दिया गया और उत्पादन के साधन भी बहुत बढ़े। खेती की जो भूमि थी, जो कृषक व्यवसाय भी थे, उनका बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया गया। बच्चों, यहाँ इसका अर्थ ये निकलता है कि जो ज़मीनें थी, किसी के पास ज़्यादा ज़मीनें थी, किसी के पास कम ज़मीनें थी, सभी की ज़मीनों को वहाँ की सरकार ने अपने वर्चस्व में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि अब इसी में जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी वो अपनी ज़मीनें देना नहीं चाहते थे, तो कठोर नौकरशाही या सत्ता के बल पे उन ज़मीनों को बलपूर्वक उनसे लेकर एक समूह का रूप दे दिया गया। यानी कि सभी की ज़मीनों को मिलाकर खेती के लिए बड़े बड़े प्लॉट बनाए गए, जहाँ की कृषि यंत्रों का आसानी से उपयोग हो सके। दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने बेहतरीन नेतृत्व किया, जिससे कि रूस विजयी घोषित होकर उभरा। 1930 के दशक के भयानक आतंक और पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को ये कुचलने में इन्होंने बेहद निर्दयता का प्रयोग किया और उनकी हत्या बेरहमी से करवाई। इस तानाशाही रवैये के लिए इनकी तुलना कभी कभी जर्मनी के हिटलर से की जाती है। इसके बाद बच्चों, निकिता ख्रुश्चेव, जिनका जन्म 1894 को हुआ था और मृत्यु 1971 को हुई थी, ये 1953 से 1964 तक इन्होंने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद संभाला और इनकी जो शासन शैली थी यह
जोसेफ स्टालिन से अलग थी। इन्हें स्टालिन की नेतृत्व शैली बिल्कुल पसंद नहीं थी। 1956 में इन्होंने कुछ सुधार किए, जिसमें कि शीत युद्ध का दौर चलने के बावजूद पश्चिम के देशों यानी कि पूंजीवादी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा। हंगरी और जन विद्रोह के दमन में, क्यूबा के मिसाइल संकट में भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मध्यस्थता की। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ है बच्चों कि जो भी देश हैं शीत युद्ध के बावजूद युद्ध और हिंसा से दूर रहेंगे और सभी देश अपने मूल स्वरूप में बने रहें। इन बातों का सभी देश के राजनीतिक नेता ध्यान रखेंगे। सभी देश एक दूसरे की सुरक्षा और शांति का सम्मान करेंगे। और इसके बाद लियोनिड ब्रेजनेव ने सत्ता संभाली थी। इनका जन्म 1906 में हुआ था और मृत्यु 1982 में हुई थी। ये 1964 से 1982 तक इन्होंने भी बहुत ही लंबे समय तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद संभाला। इनके शासनकाल में बच्चों जो हमारा महादेश है एशिया महादेश, जिसमें भारत भी आता है, इसकी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर कई अच्छे सुझाव इन्होंने दिए, जिससे कि अगर सभी देश मिलकर या कुछ देश मिलकर सुरक्षा की प्रणाली को मजबूत करते हैं, ऐसे में सभी देशों का सहयोग आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ इन्होंने जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि पश्चिमी देशों का, पूंजीवादी देशों का नेतृत्व करता था, अगुवा था, उसके साथ तनाव में कमी लाने की भी बातचीत की। चेकोस्लोवाकिया बच्चों एक देश है। अभी हम जब बाल्कन गणराज्य की चर्चा करेंगे तो वहाँ इन देशों का जिक्र आएगा। तो वहाँ जन विद्रोह हुआ, उसका दमन किया और 1989 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, जिसमें इनकी सरकार शामिल रही। इसके बाद बच्चों मिखाइल गोर्बाचोव आते हैं। इनका जन्म 1931 में हुआ था और ये 1985 से 1991 तक अंतिम राष्ट्रपति सोवियत रूस के रहे। इन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त यानी कि पुनर्रचना और खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार की शुरुआत की। हम इसी अध्याय में पहले जानकारी दे चुके हैं कि पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी कि खुलापन। अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सोवियत रूस ने प्रगति की थी, इस पर भी रोक लगाने की बात उन्होंने की और कई सुधार के कार्यक्रमों की शुरुआत की। अफ़गानिस्तान और पूर्वी यूरोप में जहां सेना की मदद दी गई थी, यानी कि ब्रेजनेव ने जो अफ़गानिस्तान में आक्रमण किया था या शामिल थे, तो अपने देश की सेना को सोवियत संघ के नेता गोर्बाचोव ने वापस बुला लिया। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ 1989 में, जहां जर्मनी की दीवार को तोड़ दिया गया था, तो उसमें भी ये सहायक रहे। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई क्योंकि सोवियत संघ विघटित हो चुका था। और गोर्बाचोव के बाद बोरिस येल्त्सिन ने रूस यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। चूंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को माना गया, तो बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति चुने गए। साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी अभी तक वहाँ है। 1931 में इनका जन्म हुआ था और 2007 में इनकी मृत्यु हो गई। 1991 से 1999 तक ये रूस का प्रतिनिधित्व करते गए। गोर्बाचोव ने इन्हें जो रूस की राजधानी थी, सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को का मेयर बनाया था। बाद में ये गोर्बाचोव ने जो नीतियाँ अपनाई थी खुलेपन की और पुनर्निर्माण की, उसकी आलोचना की और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। 1991 में इन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ जो शासन व्यवस्था थी, मिखाइल गोर्बाचोव ने जो सुधार का कार्यक्रम शुरू किया था, उसके विरोध में आवाज़ उठाई और सोवियत संघ के विघटन में भी इनकी बड़ी भूमिका रही।
इन्होंने यह भी कहा कि जो रूस के जो लोग अभी कष्ट भुगत रहे हैं उसके जिम्मेदार ये पूंजीवाद की ओर जाना है। तो बच्चों इसके बाद दिमित्री मेदवेदेव जो रूसी राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने 2008 और 2012 में रूस के राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। 2012 से 2020 तक यह रूस के प्रधानमंत्री थे। मेदवेदेव का जन्म 1965 को लेनिनग्राद में हुआ था। वह लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में न्याय शास्त्र पढ़ते भी थे और 88 से 1997 तक वे पढ़ाते भी थे। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, विधि की पढ़ाई की थी। और इसके बाद जो रूस में अभी हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन बच्चों अभी तक 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं तथा 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 76% वोट हासिल करने के पश्चात अगले कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हुए हैं। तो अभी वर्तमान में ये रूस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले भी वो सन 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति रहे थे। 1999 से 2000 तक और 2008 से 2012 तक ये प्रधानमंत्री भी रह चुके। और अभी पुतिन की सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है बच्चों, वो इसलिए हो रही है कि इन्होंने सोवियत समाजवादी गणराज्य का एक देश यूक्रेन पे हमला बोल दिया। इससे इन्होंने कहा कि उसे पश्चिमी देशों की सहायता मिल रही है और यूक्रेन हमारे देश के लिए कहीं खतरा न बन जाए, पश्चिमी देश उसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। और इस तरह अपनी सुरक्षा और शांति के मद्देनज़र रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। पिछले 2 सालों से यह युद्ध चला आ रहा है और न पुतिन हटने का नाम ले रहे हैं और न जेलेंस्की ने हार मानी है। सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र बच्चों, एक नज़र हम डालते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। ये बातें हमने अभी कही। और बोरिस येल्त्सिन जो स्वतंत्र रूस के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया और सुधारों की श्रृंखला 1985 से ही शुरू की गई। 1988 में जो बाल्टिक देश थे उन्होंने, उसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया आता है। तो लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। यह एस्टोनिया और लाटविया में भी फैल गया। 1989 में वार्सा समझौते के सदस्यों को कहा गया कि वे अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं और इसी साल बर्लिन की जो दीवार थी वो टूट गई। फरवरी 1990 में जो रूस की संसद थी ड्यूमा, इसके लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत गोर्बाचेव ने की और कम्युनिस्ट पार्टी का जो 72 वर्ष पुराना एकाधिकार था, इससे यह समाप्त हो गया। जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1990 में येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया और रूस के राष्ट्रपति बने। 1990 मार्च में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। अगस्त 1991 में एक असफल तख्ता पलट यानी कि सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का प्रयास गोर्बाचेव के अगेंस्ट किया गया था। 1991 में बाल्टिक गणराज्य जो है ये सभी तीनों एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त कर दिया और इसके साथ ही स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का उदय हुआ, जिसमें कि कुल 15 गणराज्य थे। बच्चों, इस अध्याय की चर्चा हम अगले अध्याय में भी जारी रखेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।